गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CA में इंटर लॉ एंड एथिक्स पेपर 6 का कॉर्पोरेट लॉ का क्लास 4 करेंगे। ये चौथा क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। ये लास्ट क्लास है कंपनी फॉर्मेशन चैप्टर की। इस चैप्टर से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैंने सारा स्कैनर का क्वेश्चन कराया है। आप एक बार अच्छा से सुन लेंगे चारों क्लासेस का तो आपका 20 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं टू द पॉइंट चैप्टर क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? बायबैक मीन्स एक कंपनी परचेज इट्स ऑन शेयर। बायबैक का सिंपल सा मीनिंग है कंपनी अपना खुद का शेयर कंपनी खुद खरीद लेता है। कंपनी अपना शेयर क्यों खरीदता है, लॉजिक क्या है इस चीज़ के पीछे, उस लॉजिक को पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये मतलब समझ में आया। बायबैक मतलब कंपनी अपना खुद का शेयर खुद खरीद लेता है। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों करता है, रीज़न क्या है इस बायबैक का? देखिए रीज़न फॉर बायबैक क्या है, रीज़न ऑफ बायबैक क्या है, लिखा हुआ है प्रोविजन में, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर। मतलब क्या होता है, जब कंपनी बायबैक करता है अपना शेयर, उससे क्या होता है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ जाता है। अल्टीमेटली प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ जाता है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है कंपनी को? कंपनी को ये फ़ायदा है कि कंपनी बाहर का आदमी कंपनी को ना खरीद ले, उसका रिस्क कम हो जाता है। सपोज रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप का सपोज 60% से किसी भी कंपनी का, ये आपको पता है 50% से ज़्यादा कोई शेयर खरीद लेता है तो अल्टीमेटली वो उसका मालिक हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी, मैं एक एग्जांपल लूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि रीज़न समझिए। रीज़न यही है कि जब बायबैक करता है प्रमोटर, कंपनी अपना खुद का शेयर खुद खरीद लेता है तो अपना होल्डिंग उसका बढ़ जाता है। मतलब यदि उसका 50% से ज़्यादा उस कंपनी का होल्डिंग बढ़ जाता है, सपोज उसका होल्डिंग अभी 40% है किसी कंपनी का और मार्केट में 60% शेयर दिया हुआ है, तो उस कंपनी को हमेशा डर लगा रहेगा कि बाहर वाला आदमी उसका कंपनी को ना खरीद ले। सपोज रिलायंस ग्रुप है, उसका 40% शेयर अंबानी ने लेके रखा है, अनिल अंबानी ने लेके रखा, और बाहर में 60% यदि छोड़ देते हैं तो अनिल अंबानी को हमेशा ये डर लगते रहेगा कि बाहर का आदमी रिलायंस का मालिक ना हो जाए। घुमा फिरा के यही बोलना चाहता है कि बाहर का आदमी मेरी कंपनी को ना खरीद ले, वह डर हमेशा रहेगा, और उस डर से बचने के लिए कंपनी बायबैक करता है। समझ में आया? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। यदि कोई कंपनी बाहर में ज़्यादा शेयर अलॉट कर देता है तो उस कंपनी को हमेशा डर रहेगा कि बाहर का आदमी मेरी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेगा तो मेरा कंपनी पर सारा कंट्रोल उसका हो जाएगा। सपोज रिलायंस का ग्रुप का 50% से ज़्यादा शेयर कोई यदि खरीद लेता है तो उसका कंट्रोल उस पर हो जाएगा। लेकिन रिलायंस ग्रुप क्या करता है, बायबैक करके अपना होल्डिंग को 50% से ज़्यादा मेंटेन करके रखा है। चीज़ को समझिए। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आपका पूरा कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए रीज़न ऑफ बायबैक। देखिए कोई भी प्रोविज़न पढ़ने से पहले ये जाने कि प्रोविज़न पढ़े क्यों, फ़ायदा क्या है, कम प्रोविज़न ऐसा बना क्यों है, उस लॉजिक को याद रखेंगे तो वो लंबा पीरियड तक आपके दिमाग में वो प्रोविज़न रहेगा। ठीक है, देखिए फिर आप जब काम करेंगे प्रैक्टिकल में तो उसको लिंक कर पाएंगे उसके साथ। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ABC लिमिटेड हैज़ टोटल इशू 10,000 शेयर्स। ABC लिमिटेड का 10,000 शेयर्स है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज 4,000 शेयर्स। प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, 4,000 शेयर है। माने मालिक लोग, प्रमोटर मतलब मालिक लोगों के पास 4,000 शेयर्स कंपनी का है। मतलब 40% शेयर्स मालिक लोग के पास है। और शेयर हेल्ड बाय अदर शेयर होल्डर 6,000 शेयर्स। मतलब फ्री फ्लोट शेयर्स लिखा हुआ और अवेलेबल इन मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग लिखा हुआ है। चीज़ को समझिए, मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मेरा 60% शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है। कोई भी आदमी खरीद भी सकता है, कोई भी आदमी बेच सकता है 60% शेयर्स। समझ में आया? कंपनी का मालिक के पास कितना परसेंट शेयर है, 40% शेयर है। और कंपनी का शेयर बाहर मालिक को छोड़ के और किसके पास कितना है, 60% फ्री फ्लोट मार्केट है, माने मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है। तो उस मालिक को हमेशा डर लगते रहेगा कि मेरा शेयर्स यदि 50% से ज़्यादा है, मार्केट में तो 60% है, कोई भी आदमी यदि 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है तो वह अल्टीमेटली उसका होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, और होल्डिंग कंपनी हो जाएगा तो उस कंपनी का सारा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा। तो यह डर हमेशा इस मालिक को लगते रहेगा, क्योंकि प्रमोटर के पास 40% है। तो ये प्रमोटर क्या करेगा, कुछ बायबैक करके अपना होल्डिंग बढ़ा लेगा 50% से ज़्यादा, और यदि प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डर खत्म हो जाएगा होल्डिंग का। मेन रीज़न यही है। कंपनी के पास यदि आइडल केस पड़ा रहता है तो कंपनी बायबैक कर लेता है। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, आगे समझिए। ए प्रमोटर्स बाई 2500 शेयर्स फ्रॉम मार्केट।
अब क्या हो गया, मार्केट में 6000 शेयर अवेलेबल थे, बेचने वाला बायर खड़ा था। प्रमोटर बोला कि हम 2500 शेयर खरीद लेंगे। अब जब शेयर जो प्रमोटर खरीद लेता है बायबैक, जब याद रखिएगा जब बायबैक कंपनी शेयर कर लेती है तो जो जितना शेयर बायबैक होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली 10,000 शेयर था, 2500 शेयर्स बायबैक हो गया, मतलब 2500 शेयर कंपनी का कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास बचा कितना, 7,500 शेयर्स कंपनी के पास बचा। देन न्यू शेयर होल्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर्स क्या हो गया, प्रमोटर के पास 4,000 शेयर था, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया कंपनी का, 7,500। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 7,500, मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग हो गया 53%। ठीक है, चीज को समझिए। देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग कितना हो गया, 53.33, मतलब 54% समझ लीजिए। जैसे प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो गया, उसको ये डर खत्म हो गया कि बाहर का आदमी मेरा कंपनी को खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बायबैक का रीजन क्या हुआ, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर, मतलब दूसरा आदमी मेरा कंपनी को खरीद लेगा, उसका चांसेस भी कम हो गया। 50% से ज़्यादा जैसे होल्डिंग हुआ वो कम हो गया। तो रीजन, मेन रीजन आपको समझ में आया बायबैक का, यही है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, देखिए एग्जाम जून 2016 में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड डिसाइडेड टू बायबैक इट्स ओन शेयर, एडवाइज द सोर्सेस ऑफ बायबैक। ABC लिमिटेड कंपनी चाहती है कि मैं अपना खुद का शेयर को बायबैक करना चाहती है, तो सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, याद रखिए सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है। आंसर पढ़िए, मैं आंसर समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग फंड्स। सोर्सेस ऑफ बायबैक मतलब कंपनी किस पैसा से शेयर को खरीद सकती है, कंपनी कौन सा पैसा से माने अपना शेयर खरीद सकती है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए कि इसी पैसा से कंपनी बायबैक कर सकती है। तो सोर्सेस ऑफ बायबैक मतलब वही कि किस फंड को कंपनी यूज कर सकती है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। सबसे पहले बोला गया है, देखिए 3 चीज़ें, इट्स फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब कंपनी ने अभी तक जो पैसा कमाया, प्रॉफिट से जो रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, अल्टीमेटली जो जिस पैसा को कंपनी ने कमाया है अभी तक उस पैसा से खरीद सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स, प्रीमियम का पैसा यदि कंपनी ने शेयर अलॉट के समय प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में रखा है तो उस प्रीमियम के अमाउंट को भी यूज कर सकती है। और तीसरा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश शेयर, कंपनी यदि शेयर इशू करती है, नया शेयर इशू करती है, उसके रिगार्ड में कुछ पैसा लेती है। कंपनी IPO वगैरह लाती है, उसके रिगार्ड में कुछ पैसा लेती है। फ्रेश शेयर, पुराना शेयर्स नहीं है। देखिए इशू ऑफ फ्रेश शेयर, यदि कंपनी कुछ नया शेयर इशू करती है, उसके रिगार्ड में यदि कंपनी के पास कुछ फंड आता है तो उस फंड से भी कंपनी बायबैक कर सकती है। सिंपल सा बात यही है कि कंपनी जो पैसा कमा के रखी है उस पैसा से ले सकती है, या नया शेयर इशू करके रिगार्ड में कुछ पैसा आता है तो उससे कंपनी बायबैक कर सकती है। सिंपल सा 3 चीज़ को याद रखना है, कंपनी अपना फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है, और अमाउंट जो प्रोसीड्स रिसीव होती है फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। फ्रेश शेयर्स को इशू करके जो कंपनी यदि पब्लिक इशू लाती है, कोई भी इशू फ्रेश लाती है, उससे कंपनी के पास पैसा आता है, IPO लाती है तो पैसा आता है, उससे वह कंपनी अपना शेयर खरीद सकती है। सिंपल सा चीज़ें 3 पॉइंट याद रखना, उससे ज़्यादा आपको माथा नहीं लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन ओवर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिसंबर 2017 में आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस सर्कमस्टांसेस इन विच ए कंपनी कैन नॉट बायबैक इट्स ओन शेयर्स। किस किस सर्कमस्टांसेस में, मतलब कहाँ कहाँ से कंपनी अपना शेयर नहीं खरीद सकती है, मतलब किस किस से कंपनी अपना बायबैक नहीं, मतलब कहाँ कहाँ से कंपनी अपना शेयर को नहीं खरीद सकती, बायबैक नहीं कर सकती है। चीज़ को समझे, माने प्रोहिबिटेड है बायबैक, वहाँ से शेयर खरीदना कंपनी के लिए प्रोहिबिटेड है, मना है, एकदम प्रोहिबिटेड है। रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिटेड में यही डिफरेंस है। प्रोहिबिटेड मतलब नहीं कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती है। जिस कंपनी से मना किया गया उस कंपनी से कंपनी अपना खुद का शेयर नहीं खरीद सकती है। देखिए क्या है आंसर, देखिए थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडियरी कंपनी। चीज़ को समझिएगा, क्यों बोला गया इस प्रोविज़न को समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल देके। क्या बोलता है कि बोला गया कि कंपनी अपना सब्सिडियरी कंपनी से अपना शेयर खरीद नहीं सकती। क्या होता है इम्पैक्ट, देखिए जब कंपनी बायबैक करती है अपना शेयर को तो अल्टीमेटली शेयर का दाम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर को लगता है कि प्रोमोटर अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, मतलब उसको कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, तभी अपना प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा शेयर का। तो क्या होता है ना,
कंपनी यदि खुद का ही सब्सिडियरी कंपनी से अलाउ करने दिया जाए उसको खरीदने के लिए, तो जब भी मार्केट गिरेगा वो अपना सब्सिडियरी कंपनी से शेयर खरीद के उसका प्राइस बढ़ा देगी। इससे तो क्या शेयर का उसका दाम कभी भी नहीं गिरेगा। जब मार्केट में शेयर का दाम गिरते रहता है तो कंपनी लोग क्या करेगी, अपना सब्सिडियरी से कंपनी शेयर खरीदेगी और अपना कंपनी का दाम फिर से शेयर का दाम बढ़ा देगी। इस हिसाब से कंपनी अपना शेयर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो उस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कंपनी सब्सिडियरी कंपनी से कभी भी अपना शेयर नहीं खरीद सकते, बाईबैक नहीं कर सकते सब्सिडियरी कंपनी से। तो प्रोविजन ये बना दिया कि कोई भी सब्सिडियरी से नहीं खरीद सकती है, याद रखिए, थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडियरी कंपनी। सीधा सा रूल बना दिया, कंपनी कोई भी सब्सिडियरी कंपनी से अपना शेयर नहीं खरीद सकती है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक मतलब कहाँ कहाँ से कंपनी अपना शेयर नहीं खरीद सकती है, तो सब्सिडियरी कंपनी से नहीं खरीद सकती, एकदम याद रखना है। दूसरा याद रखा, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का पर्पस ही है कि इन्वेस्टमेंट को सेल को बेचना और खरीदना, तो इसीलिए भी इसमें भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा देखिए, इफ कंपनी में डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, देन कंपनी कैन नॉट डू बायबैक। सीधा सा बात है, यदि कंपनी ने कंपनी किसी से लोन लिए किसी बैंक से और उसको पैसा नहीं दे रही है और उस पैसा से बायबैक खरीद रही है, उस पैसा से शेयर खरीद रही है, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। बोलेगा आपने आगे पहले बैंक से लोन लिया, उस लोन का पैसा दीजिए, डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा दीजिए, फिर आप अपना शेयर का प्राइस बढ़ाते रहिएगा। इसीलिए ये तो नहीं तो कंपनी क्या करेगी, लोन का पैसा देगी नहीं, लोन मार के बैठ जाएगी और अपना शेयर का प्राइस भी बढ़ाते रहेगी, कंपनी को प्रॉफिट भी होते रहेगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया कि नहीं, आपका यदि लोन का पैसा ड्यू है तो आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। आप अपने लोन का इंटरेस्ट दीजिए, लोन का डिपॉजिट्स का पैसा दीजिए, डिबेंचर होल्डर लोगों को पैसा देना उसको भी दीजिए, प्रेफरेंस होल्डर लोगों को डिविडेंड देना उसको दीजिए। वो सब क्लियर करने के बाद ही आप बायबैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक में सिंपल सा 3 कंडीशन, कंपनी सब्सिडियरी कंपनी से नहीं ले सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी से शेयर नहीं ले सकती है, और यदि कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है लोन और डिबेंचर का पैसा देने में, तब कंपनी नहीं कर सकती बायबैक। याद रखिएगा, सिंपल सा 3 लाइन याद रखना है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और डिफ़ॉल्ट है लोन और डिपॉजिट्स में, तब कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। कुछ बेसिक्स प्रोविजन है बायबैक की, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्या है देखिए, बोलता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कोई भी कंपनी 25% जितना पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व उसका 25% तक ही बायबैक कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड कंपनी डू बायबैक अप टू 10%। मतलब सिर्फ यदि बोर्ड का अप्रूवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल है, तो कंपनी 10% तक कर सकती है। मतलब यदि 10% इफ एक्सीड 10% देन नीड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय एसआर। मतलब यदि कंपनी 25% तक बायबैक करना चाहती है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। लेकिन कंपनी यदि सिर्फ 10% तक बायबैक करना चाहती है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का सिर्फ 10% तक करना चाहती है, तो सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लेके कर सकती है। ये सिंपल सा बेसिक प्रोविजन था बायबैक के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत बार आया है। बायबैक का क्वेश्चन आपसे 7-8 बार आया है, इसीलिए जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया है वो मैं अच्छा से करा दिया हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रोस्पेक्टस। आप पढ़िए, 2 मिनट प्रोविजन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, प्रोस्पेक्टस है क्या। देखिए, प्रोस्पेक्टस it is a document issued by the company before making any public issue of shares. This document contain information regarding the company operations detail, company liabilities, promoters detail etc. मतलब क्या होता है, देखिए, प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट से जिसमें कंपनी का डिटेल लिखा रहता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का लायबिलिटी क्या है, कंपनी का एसेट क्या है। मतलब कोई भी कंपनी यदि मार्केट से पैसा लेना चाहती है, इसको समझिए, आईपीओ लाना चाहती है, सिंपल भाषा में इनिशियल पब्लिक ऑफर। यदि कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है थ्रू आईपीओ, यदि कोई भी कंपनी छोटा इन्वेस्टर लोगों से पैसा लेना चाहती है
तो उस इन्वेस्टर लोगों को डिटेल बताती है कि मेरा कंपनी का ये बिजनेस है, मेरा कंपनी का ये लायबिलिटी है, मेरा कंपनी का यह काम है, मेरा कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है, वह एक पेपर्स में लिख के देती है। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, सिंपल सा भाषा में। इट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी बिफोर मेकिंग एनी पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जब भी कंपनी एक आईपीओ लाती है, माने छोटा छोटा इन्वेस्टर लोगों से पैसा लेना चाहती है आईपीओ के थ्रू, तो उसको डिटेल लिख के देती है एक पेपर में कि ये मेरा एक कंपनी है, तो इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा, हाँ ये कंपनी ऐसा है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका प्रॉफिट ये है, तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो सिंपल सा भाषा में प्रोस्पेक्टस उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी का इंफॉर्मेशंस बताता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, देखिए इतना प्रकार का प्रोस्पेक्टस होता है। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ब्रीच प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड टीम प्रोस्पेक्टस। अब उसका डिटेल पढ़ेंगे अपने कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए अब इसको पढ़िए, मैं उसका डिटेल पढ़ाऊंगा आपको कि किसको क्या प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। देखिए प्रोस्पेक्टस का 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस और राइट नोट ऑन रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, लेकिन अभी तक ये एग्जाम में 4 बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हूँ, 3 पॉइंट में आपका खंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलना क्या चाहते देखिए। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस means a prospectus which does not include complete particulars regarding quantum and price of the securities to be sold। मतलब यदि कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहता है, तो उस ऑफर में कितना शेयर इशू करेगा और किस प्राइस पे इशू करेगा वह नहीं दिया रहेगा। वो जो डिटेल देगा कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस में लिख के देता है कि इतना रुपया में हम शेयर इशू करेंगे, लेकिन कितना रुपया में शेयर इशू करेगा और कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा रहता है। ये क्यों नहीं लिखा रहता है, इसका लॉजिक मैं दूंगा आगे। देखिए उसमें लिखा रहता है कि, देखिए इसमें लिखा है कंपनी यूज बुक बिल्डिंग मेथड्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करता है, कंपनी का क्वांटम कितना शेयर इशू करेगा, किस प्राइस में इशू करेगा, प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया रहता है। क्यों नहीं दिया रहता है? क्योंकि कंपनी बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है। अब बुक बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है, देखिए बुक बिल्डिंग मीन्स प्राइस डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिल्डिंग। मतलब क्या होता है बुक बिल्डिंग कंसेप्ट का मतलब यही है कि जो मेरा शेयर का, कंपनी का शेयर का प्राइस हम कंपनी नहीं निकाल पा रहा है, तो वह बोलता है कि मेरा कंपनी में जो इन्वेस्ट करेगा, जो इन्वेस्टर है, उन लोगों से ही पूछा जाए उसका प्राइस क्या होगा। कंपनी क्या करेगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम प्राइस अपने हिसाब से लिख के दे देगा और इन्वेस्टर लोगों के ऊपर छोड़ देगा। अब इन्वेस्टर लोग अपने हिसाब से बिडिंग करेगा कि कोई 210 रुपया बचा, सपोज कंपनी ने बिडिंग किया 100 रुपया से 150 रुपया तक, तो इन्वेस्टर बोल देगा कि नहीं ये 100 रुपया 110 रुपया सही है, कोई इन्वेस्टर बोलेगा 105 रुपया सही है, कोई इन्वेस्टर बोलेगा 150 रुपया सही है। तो इन्वेस्टर लोगों से बिडिंग ली जाएगी और उस बिडिंग में सबसे ज़्यादा बिडिंग जिसका आएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उतना नंबर ऑफ शेयर्स और उतना प्राइस बिडिंग के हिसाब से जो आएगा उसको मान लिया जाएगा कि कंपनी का ऑफर प्राइस है। इसीलिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस शेयर्स कितना में इशू होगा और नहीं लिखा रहेगा, और कितना नंबर ऑफ शेयर्स दोनों ही नहीं लिखा रहता है। वह इन्वेस्टर का बिडिंग के हिसाब से कंसीडर किया जाता है और इन्वेस्टर का बिडिंग को ही बुक बिल्डिंग कंसेप्ट बोलते हैं। क्या देखिए, कंपनी फाइल इट्स टू द आरओसी, माने आरओसी ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का ऑफिस में फाइल करती है एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। कंपनी जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करती है उससे 3 दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिटेल आरओसी में फाइल करना पड़ता है। याद रखिएगा 2 चीज़ इसमें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में किस प्राइस में शेयर्स और कितना शेयर इशू होगा उसका डिटेल नहीं दिया रहता है, और इसमें कंपनी बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है। बुक बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है वो लिख दीजिएगा। और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस का डिटेल कंपनी आरओसी में फाइल करता है 3 दिन पहले, सब्सक्रिप्शन से 3 दिन पहले। जिस दिन से सब्सक्राइब करना चाहता है कंपनी वहाँ से 3 दिन पहले आरओसी को इंटीमेट कर देगा कि हम इस प्राइस में ये करके कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक छोटा सा चीज़ है रेड हायरिंग, एक तो अब आएंगे एवरेज प्रोस्पेक्ट। इसको समझ लीजिए, एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। एवरेज प्रोस्पेक्ट क्या टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। एवरेज प्रोस्पेक्टस आपका नाम में ही समझ में आ रहा है, एवरेज मतलब शॉर्ट प्रोस्पेक्टस ऑफ मेन
प्रोस्पेक्टस कंटेन्स समराइज डिटेल ऑफ कंपनी। बोलता है देखिए प्रोस्पेक्टस जनरली 100-150 पेज का होता है, लेकिन एवरेज प्रोस्पेक्टस में बोला जाता है कि आप 3 या 4 पेज में जो मेन पॉइंट है प्रोस्पेक्टस का वह लिख के दे दीजिए कंपनी को, क्योंकि हर इन्वेस्टर के पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो ये शॉर्ट में लिख के दे दिया जाता है। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस मतलब शॉर्ट प्रोस्पेक्टस ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस, इतना ही याद रखना। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या देखिए, दिस प्रोस्पेक्टस इज इशूड वंस इन ईयर एंड पब्लिक इशू डन मेनी टाइम्स इन ईयर। क्या होता है ना, कोई कंपनी पहले से डिटरमाइंड होती है कि हम साल में 6 बार सब्सक्रिप्शन करेंगे, 7 बार आईपीओ लाएंगे, 8 बार आईपीओ लाएंगे, तो उन लोग क्या होता है ना, स्टार्टिंग में एक बार अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके छोड़ देती है, उसमें सब डिटेल लिखता रहता है कि मेरा जनवरी में आएगा, मेरा मार्च में आएगा, मेरा जून में आईपीओ आएगा, उसमें सारा डिटेल रहेगा, लेकिन ये 21 साल तक वैलिड है, इसलिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, मैंने डिटेल ऑलरेडी गिवन है। डीम प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है देखिए, ऑल वर्क ऑफ शेयर इशूड डन बाय आउटसाइड एजेंसी। क्या होता है ना, सारा आईपीओ का काम हम कोई बाहर की एजेंसी को दे देते हैं, वह करती है, उसी को बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस एक बार पढ़िए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल। एक मिनट में कुछ बोलना चाहूँगा, उसको समझिएगा, सुनिएगा। देखिए मेरे पास बहुत से स्टूडेंट लोगों की कंप्लेन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में कभी कभी सिचुएशंस बुरा भी होगा, टाइम टफ भी आएगा, ठीक है, तो उस समय ये सोचिएगा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे बेहतर करना और बेहतर करना है। याद रखिएगा, सिचुएशन सबके साथ टफ आता है, उसमें डगमगाइएगा मत, क्योंकि भगवान टेस्टिंग करता है आपको वो बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी को चेक करता है कि आप उस काबिल हो या नहीं। तो जब भी लाइफ में बुरा सिचुएशन आए, टफ सिचुएशन आए, तो ये आंख बंद करके ये सोचना कि भगवान मेरा इम्तिहान ले रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे इसमें बेहतर करना और बेहतर करना है, तब आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बुरा सिचुएशन से डरिएगा मत, एग्ज़ाम आने वाला है, माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने आप पे, बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग। बस इतना याद रखिएगा, आई कैन डू एनीथिंग। लाइफ में जब भी टफ सिचुएशन आता है तो भगवान आपको टेस्टिंग करता है, ये याद रखिएगा, और जितना टफ सिचुएशन आएगा आप उतने बेहतर आदमी बनते जाएंगे, जितनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे उतने बेटर बनते जाएंगे, उतने आगे जाएंगे आप, ये याद रखिएगा। तो टफ सिचुएशन आए तो बिंदास लड़िएगा और अपना कॉन्फिडेंस को खोइएगा मत, बस यही बोलना चाहूँगा। अब अपने टॉपिक में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एजीएम क्या होता है देखिए। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज कॉल्ड एजीएम। शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, सिंपल सा भाषा में। AGM should be held within 6 months from the closure of the financial year and gap between 2 AGM not more than 15 months। मतलब AGM कहाँ तक हो जाना है, जब फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, मैंने मार्च से 6 महीना के अंदर, मतलब सितंबर 30 तक AGM हो जाना चाहिए, और एक AGM से दूसरा AGM का गैप 15 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। आपको इतना ही याद रखना है AGM में। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, उस चीज़ को याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया देखिए, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया है, AGM हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019 बट नोटिस इशूड ऑन 9/9/2009 इज नोटिस वैलिड। आंसर देखिए क्या होगा, नोटिस ऑफ AGM बोलता है 21 क्लियर डेज नोटिस मस्ट बी गिवन फॉर AGM। AGM के लिए 21 दिन का क्लियर डेज नोटिस होता है। क्लियर डेज मतलब होता है डेज ऑफ पोस्टिंग और डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस इज नॉट इंक्लूडेड विद इन 21 डेज। ठीक है, देखिए क्या लिखा है प्रोविजन, 21 क्लियर डेज नोटिस मस्ट बी गिवन फॉर AGM बट नोटिस पोस्टिंग डेट एंड रिसीविंग डेट इज नॉट काउंटेड हेयर 20 डेज बिफोर नोटिस इज गिवन। यहाँ जो 9 तारीख को नोटिस दिया गया है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 दिन आ रहा है, कम से कम 21 दिन देना चाहिए AGM का नोटिस, इसीलिए यह AGM इनवैलिड है। बस AGM में ये याद रखना है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग को AGM बोलते हैं। AGM फिनेंशियल ईयर के 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए, 2 AGM का गैप 15 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और AGM का नोटिस जो 21 क्लियर डेज नोटिस रहेगा। क्लियर डेज मतलब पोस्टिंग डेट ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस इज नॉट काउंटेड। ठीक है, AGM में से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम में जून 2019 का, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ एंड
इन विच सर्कमस्टांसेस कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड बाय कोर्ट। बोलता है कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है और किस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। अब प्रोविजन देखिए, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मीन्स क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है। मीन्स ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी एंड मेंबर्स आर टू डिफरेंट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। बोलता है लॉ की नज़र में कंपनी एक अलग आदमी है और मेंबर्स जो कंपनी का मेंबर्स है या शेयर होल्डर है वो दोनों अलग है। मतलब कंपनी को एक लीगल एंटिटी बोला गया है और शेयर होल्डर को एक अलग लीगल एंटिटी बोला गया, मतलब दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स क्या बोलता है, देखिए, इफ मेंबर्स टेकन इलीगल बेनिफिट ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल पोजीशन देन कोर्ट इज नॉट अलाउड टू डू दैट। बोलता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब यदि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी का ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का एक अलग बेनिफिट उठाता है, गलत बेनिफिट उठाता है, तो कोर्ट उस चीज़ को होने नहीं देगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। सपोज कंपनी ने लोन ले लिया 5 करोड़ का, ठीक है। अब कंपनी लोन का पैसा नहीं दे पा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तब कोर्ट में जब केस गया तो मेंबर्स बोलता है कि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल पर्सन है और मैं शेयर होल्डर कंपनी का अलग आदमी हूँ, लोन तो कंपनी ने लिया, मैं उसकी लायबिलिटी क्यों लूँ। इस तरह होगा तो क्या होगा, हर शेयर होल्डर एक नया नया कंपनी बनाएगा और बैंक का पैसा मार मार के बैठ जाएगा, कोई बैंक को पैसा ही नहीं देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, कोर्ट ने बोला कि यदि कोई इस माने सेपरेट लीगल पोजीशन, सेपरेट लीगल एंटिटी होने का कंपनी का कोई गलत बेनिफिट उठाता है तो कोर्ट उस चीज़ को लिफ्टिंग कर देगा, मतलब नहीं उठाने देगा उस चीज़ को। समझ में आया। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ मतलब यही कि कोई अनड्यू बेनिफिट उठा रहा है कंपनी का सेपरेट लीगल पर्सन पोजीशन का, तो कोर्ट उस चीज़ को अलाउड नहीं करेगा। फिर बोलता है सर्कमस्टांसेस इन विच द कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड बाय, किस किस केस में कोर्ट ऐसा कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कोर्ट को लगता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू को बचाने के लिए एकदम कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना चाहिए, कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को बचाने के लिए करना चाहे तो कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ को बचाने के लिए करना चाहे तो कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स को बचाने के लिए करना चाहे तो कर सकता है। 5-6 पॉइंट आप याद रखिएगा। मेरा बोलने का मतलब है सिर्फ अपने आप पे बिलीव रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। सिर्फ भरोसा रखिएगा, सिचुएशन जितनी भी बुरी है अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत कीजिएगा। सिर्फ यही बोलना है कि आई कैन डू। लाइफ में याद रखिएगा, जब भी बुरी सिचुएशन आती है वो आपको बेहतर बनाती है और बेहतर बनाती है। यदि लाइफ में कुछ सिचुएशन, नॉर्मल लाइफ चल रही हो, सिचुएशन बुरी नहीं आ रही है, तो मत सोच लीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमेशा टफ पोजीशन आने चाहिए, और जब भी टफ पोजीशन नहीं आए तो आप ऊपर देख के बोलिएगा भगवान को कि भरोसा ख़त्म हो गया क्या, मैं कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम दे, आई कैन डू, मुझे और बेहतर बनना है ज़िंदगी में, मुझे और आगे जाना है। तो जितनी वैरायटी की आप प्रॉब्लम फेस करेंगे उतना आगे जाएंगे, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में आएंगे तो डेली नई नई प्रॉब्लम आएगी और डेली आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही एक ही बात बोलूँगा, अपने आप पे बिलीव कीजिएगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है, और हमेशा अच्छा काम कीजिएगा जिससे मन को शांति हो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।